हाँ, तो आज हम लोग उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, इमोशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें भी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इमोशनल इंटीग्रेशन इसका अर्थ क्या है, फिर उसकी परिभाषा, इसकी आवश्यकता, फिर उसमें भी ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है, और जो है प्लेस ऑफ टीचर क्या है आपके इमोशनल इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इमोशनल इंटीग्रेशन यानी कि आपका भावात्मक एकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? भावात्मक एकता का मतलब है कि उस भावना के विकास से है जो कि देश या राष्ट्र को विभिन्न जातियों, धर्मों तथा समूहों के लोगों के आपसी भेदभाव को मिटाकर सबको संवेगात्मक रूप से समन्वित करते हुए एकता के सूत्र में बांधती है। यानी कि जो हम लोग जो है एक दूसरे से भावनाओं से जुड़े हैं। ठीक है, इसमें हमको ये नहीं देखना है कि हम कौन सी जाति के हैं, हम कौन से धर्म के हैं, ठीक है, हमारी कौन सी भाषा है, ये सब नहीं देखना है। हमको एक दूसरे से संवेगात्मक रूप से हम लोगों को जोड़ना है। ठीक, तो जो भावात्मक एकता है, इससे जो परिपूर्ण व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से राष्ट्रीय आदर्शों व अपेक्षाओं के अनुकूल कार्य करता है और पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयत्न करता है। तो भावात्मक एकता की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग छात्रों के अंदर जो है इसको दो प्रकार से हम लोग सृजित कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक है आपका नकारात्मक रूप से। तो पॉजिटिव वे में हम लोग छात्रों के अंदर भावात्मक एकता को कैसे विकसित कर सकते हैं? सबसे पहले तो छात्रों को हम लोग पॉजिटिव कार्यों के लिए प्रेरित करें। ठीक है, जिससे कि उनमें राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके। तो शिक्षा के माध्यम से हम लोग छात्रों को ये बता सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, और हमारा जो भारतीय इतिहास है उसमें भावात्मक एकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वे से है। और नेगेटिव रूप से जो हम छात्रों के अंदर भावात्मक एकता को कैसे विकसित कर सकते हैं, जैसे कि छात्रों को ये बताइए कि आप जो अलगाववादी तत्व है उससे आप घृणा करेंगे, फिर राष्ट्र को विघटित करने वाले जो तत्व है उससे आप बचाएंगे राष्ट्र को, फिर धर्म जाति प्रांत आदि के नाम पे जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उससे आप लोग दूर रहे। ठीक है, और जितने भी राष्ट्रीय और भावात्मक एकता के मार्ग में जो भी समस्याएं आ रही है या बाधाएं आ रही है उसको हम लोग दूर करें। तो जो भावात्मक एकता जो है वो देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। तो जैसा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी परिभाषा दी है भावात्मक एकता के बारे में, इन्होंने कहा है कि भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय है हमारे विचारों और भावनाओं की एकता एवं पृथकता की भावनाओं का दमन। यानी कि हमारी भावनाओं और हमारे विचारों में एकता होना चाहिए, और अगर कोई आपके अलग विचार आ रहे हैं तो उसको आप पूरी तरह से उसका दमन कर दीजिए। ठीक है, तो भावात्मक एकता की हम लोग बात कर रहे हैं कि हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पे हम लोग जो है अनेक धर्मों में, अनेक जातियों में और अनेक भाषाओं में बटे हुए हैं, या भाषाओं को मानने वाले हम लोग यहाँ पे लोग रहते हैं। और जो है जैसे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इससे पहले जो है हम लोग गुलामी के बंधनों में जकड़े हुए थे। क्यों जकड़े हुए थे? क्योंकि अंग्रेज जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए हम जो फूट डालो और शासन करो, ठीक है, इस नीति को वो अपना रहे थे, जिससे कि जो हमारी भारतीय भावात्मक एकता जो है वो प्रभावित हुई। इसके बाद फिर हम लोगों में राष्ट्रीय आंदोलन की भावना विकसित हुई। फिर राष्ट्रीय आंदोलन से भावात्मक एकता को हमें बहुत ही मजबूती मिली, और फिर हम लोगों ने अंग्रेजों को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया। ठीक है, तो जो हम लोग भावात्मक एकता की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज रहते हैं। उसमें जैसे कि भावात्मक एकता में जो निहित मूल्य है, वैल्यूज इनहेरेंट इन इमोशनल इंटीग्रेशन, पहला है फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कि आत्मीयता की भावना।
ठीक है। दूसरी जो भावना है वो है फीलिंग ऑफ को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की भावना, फिर सहिष्णुता की भावना, फिर आपका विशाल हृदयता, फिर सबके सुख को अपना सुख समझना, फिर अनेकता में एकता, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, फिर दूसरे के विचारों को हम लोग आदर करें, फिर हम लोग अपने राष्ट्र के हित को सबसे सर्वोपरि समझे, फिर भाईचारा, ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना हम लोग विकसित करें और एक साथ हम लोग मिलजुल कर काम करें। तो ये सारा जो है हमारे अंदर जो है इस प्रकार की भावनाएं जो है पाई जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं जो भावात्मक एकता है उसमें बाधक तत्व क्या है। भावात्मक एकता में जो मुख्य रूप से जो बाधाएं आती है, सबसे पहली बाधा है अलगाववाद की भावना। ठीक है। अलगाववाद यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है उसमें विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और जो विभिन्न टुकड़ों में विभाजित है, और ये जो जातियां हैं वो आपस में ही लड़ती रहती हैं। तो ये हम सिर्फ केवल जाति के अंदर ही नहीं बल्कि धार्मिक लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, भाषा को लेके हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है। तो इसके जो हम उदाहरण है, हम लोग आसपास में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हम लोगों को बताती है कि हम लोग जो है अभी भी विचारों में एक नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेन यात्रा में ही कर रहे हैं, तो उसमें ट्रेन में अक्सर देखा होगा कि आपस में लोगों के वैचारिक मतभेद होते हैं, वो ट्रेन में ही झगड़ने लगते हैं। हाँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण जो हमें आसपास ही देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी जो बाधक तत्व है भावात्मक एकता में, वो है आर्थिक और सामाजिक विषमताएं। ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विषमताएं कैसी होगी? जैसे कि हमारा जो भारतवर्ष है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो बहुत ही अमीर है, और आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो वो बहुत ही गरीब है। यानी कि हमारे देश में बहुत से लोग इतने गरीब हैं कि वो जो उनकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो धनी लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि पैसों के बल पे जो गरीब लोग हैं उनका शोषण करते हैं। तो जिससे जो जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन और भी गरीब बनता जा रहा है, और जो अमीर है वो दिन प्रतिदिन और भी अमीर बनता जा रहा है। तो जिससे क्या होता है कि जो अमीर और गरीब है इनमें जो है आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। और भारत में हम लोग जैसे जानते हैं कि अनेक धर्म के लोग हैं जो कि धर्म में भी अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं। फिर इन संप्रदायों में भी आप लोग देखेंगे कि द्वेष की भावना है। ये सारी जो द्वेष की भावना है एक तरह से भावात्मक एकता को प्रभावित करती है। तो भावात्मक एकता के लिए जो है हमें इन भावनाओं के ऊपर उठकर सोचना चाहिए। ठीक है। आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी देखो तुम लोग, कोरोना काल चल रहा है ना, तो लोगों के पास खाने को नहीं है ना, पैसे नहीं है। तो क्या है, इस समय हम लोग देख रहे हैं कि चोरियां ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि इंसान भूखा है तो वो चोरी करने के लिए आगे आ रहा है। तो ये जो है मतलब एक तरह से जो है, क्योंकि कोई अब मदद भी नहीं कर रहा है है ना, गरीबों की कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जो भावनाएं हैं एक दूसरे को समझने की, ये जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठीक। तीसरा जो है संवेगों का गलत प्रशिक्षण। संवेगों का गलत प्रशिक्षण कैसे होगा? कि जैसे कि हम लोग जो है कि घर में ही जो हमारे माता है, पिता है, वो बच्चों को घर में धर्म जाति रीति रिवाजों के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करने की ये लोग बात करते हैं। यानी कि हम लोग घर से बहुत कुछ सीखते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि हम जो भी बच्चा होता है घर में जो उसके पेरेंट्स सिखा रहे हैं उसको तो वो अपना लेते हैं, पर वो दूसरे के धर्म और जाति और जो दूसरों की रीति रिवाज है उसको वो नहीं अपनाते हैं। तो इस संवेगों का जो गलत प्रशिक्षण है वो क्या करता है कि बालक के अंदर जो है नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, है ना, इस प्रकार की जो नेगेटिव भावना है ये उसको विकसित करता है। फिर एक ऑब्स्टिकल ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या व बेरोजगारी।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, रोजगार के अवसर भी कम है, फिर लोगों में जो है अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, व्यक्ति किसी भी तरह से वो धन प्राप्त करना चाहता है, तो जिसके लिए इसमें जो भावात्मक एकता का जो की कमी पाई जा रही है। फिर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर देना, ये भी एक तरह से हमारी भावात्मक एकता को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी जल्दी प्राप्त हो जाती है, और जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और फिर जो अंग्रेजी नहीं जानते वो थोड़ा हीनता का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ जो है ये भावात्मक एकता को प्रभावित करने वाले कुछ बाधक तत्व हैं। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि शिक्षा के द्वारा जो है हम लोग मानव मस्तिष्क का निर्माण होता है ना, शिक्षा द्वारा ही मानव मस्तिष्क का निर्माण होता है। हमें भावात्मक विकास के लिए शिक्षा, हम जो है भावात्मक विकास के लिए एजुकेशन को एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें जो शिक्षा में धर्म है, जाति है, भाषा है, प्रांत के भेदभाव को मिटाकर हमें शिक्षा में लोगों को भाईचारे की शिक्षा देनी चाहिए, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम लोगों को जागृत करना होगा। तो जो भावात्मक एकता को अगर हम लोग बढ़ाना चाहे तो उसके लिए कई समितियां बनी थी, जिसमें कि भावात्मक एकता समिति ने अपने कुछ सुझाव दिए हैं, जिससे कि भावात्मक एकता हमारे अंदर विकसित हो सके। तो सबसे पहला जो सुझाव था भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए, वो था पाठ्यक्रम का नवनिर्माण, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसको रिवाइज किया जाए। ठीक है, और जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अनुरूप, या प्रेजेंट नीड जो है आपके, उसके अनुरूप आप अपने पाठ्यक्रम को विकसित करिए। तो प्राइमरी लेवल पे आप लोग जो बच्चों को राष्ट्रगीत आपका जो है, और आपकी जो राष्ट्रगान है, फिर आप कविताओं और कहानी के माध्यम से जो है उसमें भावनात्मक एकता का विकास कर सकते हैं। फिर माध्यमिक स्तर पे आप एसएसटी जैसे विषय इंक्लूड कर सकते हैं, जिस और फिर भाषा और साहित्य, फिर मॉरल एजुकेशन, फिर रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज जो है आप लोग उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर विश्वविद्यालय स्तर पर आप अलग अलग भाषाओं को इंक्लूड कर सकते हैं, लिटरेचर्स, आपकी संस्कृति, कलाओं और सामाजिक विज्ञानों का आप लोग उन लोगों को अध्ययन करवा सकते हैं। यही नहीं, जो शिक्षक हैं और छात्र हैं उनको अलग अलग देश के जितने भी अलग अलग स्थान है उसमें आप लोग भ्रमण के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आप दूसरे स्थान पे जाएंगे तो वहां पे आप उनके कल्चर को समझ सकेंगे, रीति रिवाज, कल्चर, धर्म, ठीक है, इन सबको समझ सकेंगे। फिर दूसरा सुझाव ये दिया था कि पाठ्य पुस्तकें हैं उसको भी हम लोग उसका पुनर्मूल्यांकन करें, और इस बात पे हम लोग ध्यान दें कि पाठ्य पुस्तक में जो नेगेटिव इमोशंस को जो डेवलप कर रहा है, ऐसे टॉपिक उसके अंदर इंक्लूड ना करें, यानी कि ऐसे आप विषय या प्रकरण उसमें शामिल ना करें जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इन तत्वों को आप पुस्तक से अलग रखें। फिर आप लोग पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता को बल मिल सके। फिर भाषा में भी आप कर सकते हैं कि ऐसे राज्य जो हिंदी भाषी ना हो उसमें आप रोमन लिपि को के प्रयोग को आप लोग परमिशन दे सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि इन क्षेत्रों के लोग भी हिंदी का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पे क्षेत्रीय भाषा लिपि द्वारा हिंदी सीखने की छूट होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सिटी लेवल में भी आप हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। फिर इसके अलावा स्कूल का जो आपका प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले स्कूल में आप लोगों को डेली असेंबली आपकी होनी चाहिए। फिर असेंबली में ही आप 10 मिनट के लिए जो है किसी भी बाहरी विचारक को आमंत्रित कर सकते हैं जो कि मॉरल एजुकेशन पे 10 मिनट्स के लिए अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर सके। फिर
विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम वर्ष में कम से कम एक बार जो है राष्ट्रीय सेवा की प्रतिज्ञा ले। इसके बाद जो है स्कूल में जो है एक वेशभूषा का निर्धारण हो, है ना, यूनिफॉर्म जो है वो डिसाइड होना चाहिए। फिर आपकी जितने भी राष्ट्रीय दिवस हैं उसको विद्यालय में आप लोग मनाइए। फिर राष्ट्र छात्रों को जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसको सम्मान करने के लिए आप उनको प्रेरित करिए। ठीक है, ये कुछ सुझाव थे। इसके अलावा एक कुछ सुझाव जो है वो डॉक्टर केजी सैयदन ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी वर्गों, जातियों और धर्मों को समान राजनीतिक अधिकार देना। फिर व्यक्तियों को निष्पक्ष व स्व आलोचना का प्रशिक्षण देना। इसके अलावा जो है देश के किसी भी वर्ग को किसी विशेष प्रकार की सुविधा ना दी जाए। इसके अलावा जो है रेडियो, फिल्मों आदि का प्रयोग करके बालक के विचारों व व्यवहारों को स्पष्ट दिशा की ओर मोड़ा जाए। फिर निर्वाचन और नियुक्तियों में भी पक्षपात आपको नहीं करना चाहिए। फिर आपके जो बहुसंख्यकों द्वारा जो अल्पसंख्यक जो वर्ग है, ठीक है, उनको उनका भी विकास करने का प्रयास करना चाहिए। फिर लोगों में जो शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करिए। फिर साहित्य, कला और काव्य, आपका संगीत के द्वारा जो है आप भावात्मक एकता को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे शिक्षक हैं वो कैसे भावात्मक एकता को विकसित करेंगे। तो भावात्मक एकता को विकसित करने में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए हमें ऐसे शिक्षकों की जरूरत होगी जिनके विचार व भावनाएं पूर्ण विकसित हैं, जो स्वयं भावात्मक एकता में विश्वास रखते हो, जो जातीयता, प्रांतीयता, धर्म एवं भाषा के आधार पर विघटन की प्रवृत्ति ना रखते हुए राष्ट्रीय एकता की भावना रखते हो। तो वे ही अपने शिष्यों को सही दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। यानी कि अगर टीचर अगर भावात्मक रूप से भावात्मक एकता की इम्पोर्टेंस को समझता है, वही विद्यार्थियों को बता पाएगा कि क्या है उसका महत्व। तो हम लोग ये कह सकते हैं भावात्मक एकता देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमें अपना समुचित विकास करना है तो हमें क्षेत्रीयता, फिर आप जातीयता, ये जो आपकी भावनाएं हैं उसको भूलकर हम लोगों को एकता की सूत्र में बंधना होगा। ठीक है, जब हमारा सभी का आपस में एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंध होगा तभी जो है हम खुद को भूलकर हम की भावना के विषय में सोचेंगे। तभी हमारे देश का निर्माण हो सकता है और हमारे राष्ट्र का हित हो सकता है। तो राष्ट्र और राष्ट्र हित के लिए प्रत्येक भावना से ऊपर है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो वो हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। यानी कि हम लोग सब लोग एक हैं। सारा विश्व जो है हमारा परिवार है। इसकी भावना को हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। तभी हम लोग जो है भावनात्मक एकता के बारे में ठीक से सोच सकते